Hello everyone, this is Pankaj Keut from Verma Bogaro, Jharkhand, and now we are discussing about today regulation number 112 यानी कि 112 डिप्लेयरिंग मेथड मतलब डिप्लेयरिंग ऑपरेशन। मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुका हूँ डिप्लेयरिंग मेथड क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। थर्ड ईयर माइनिंग सिलेबस में आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बस रेगुलेशन की डिस्कस करेंगे। तो रेगुलेशन क्या कहता है कि कोई भी पिलर, सपोज दैट ये हमारा बाउंड्री लाइन का पिलर है जिसको हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पिलर है, बट सहूलियत देखते हुए हमने इतने पिलर को एज ए सपोर्ट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो अब जो पिलर है इस पिलर को एक्सट्रैक्शन करना है, मतलब इसको हार्वेस्ट करना है लोकल लैंग्वेज में, और बहुत जगह इसको खाना भी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज हर माइंस की अपनी अपनी बोलचाल में भाषा होती है। तो आप लैंग्वेज जिस माइंस की जानते हो या फिर जिस माइंस में आप काम कर रहे हो उस माइंस की थोड़ी बहुत लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि आप वर्कर को समझा सके कि कैसे आपको वर्किंग करना है। मैं मानता हूं आप ओवरमैन है या फिर मैनेजर है, बट टेक्निकली वर्ड आप उस जगह रख सकते हैं जहां पे आपको जरूरत है। एज ए फील्ड ऑफ सर्किल में अगर सब वेल डेवलप एजुकेटेड है तो आप लोकल लैंग्वेज यूज ना करें, वहाँ टेक्निकल वर्ड ही यूज करेंगे। बट अगर जहाँ पे इलिटरेट पर्सन हो या फिर वर्कर हो जिन्हें टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आती है, जो सिर्फ माइंस की भाषा जानते हैं, तो वहाँ पे आपको माइंस की भाषा ही बोलनी होगी। तो इसलिए मैं कभी कभी माइंस की भाषा बोल देता हूँ। तो आप देखिए कि सपोज डैट ये पिलर को, लास्ट पिलर को हम लोग एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक। तो एक्सट्रैक्शन करने का मतलब यानी कि डिप्लेयरिंग जब मेथड हम लोग चलाएंगे तो थ्री मेथड होता है डिप्लेयरिंग में। या तो आप डायग्नोस लाइन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन कीजिए, या फिर स्टेप लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन कीजिए, इस पिलर के बाद इस पिलर, और नहीं तो फिर आप लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी कि सीधे काट सकते हैं। तो ये 3 मेथड होता है डिप्लेयरिंग में। बट उसके बावजूद भी आपको क्या देखना होता है, बेसिकली सब ड्रैगलेस लाइन ऑफ डायग्नोस ही के मोड से लाइन ऑफ डायगोनल, इसी मेथड से, डायगोनल मेथड से ही मैक्सिमम माइंस में डायग्नोस मेथड ही यूज करते हैं पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा डायग्नोस मेथड आ गया, स्टार्टिंग पिलर ये जाएगा, ठीक। अगर इस पिलर को हमारे एक्सट्रैक्शन करना है, डिप्लेयरिंग मेथड लगानी है, तो मेथड तो हम एप्लीकेबल लगा है, एप्लीकेबिलिटी है, आपको करनी ही करनी है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक्सट्रैक्शन करने से पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन या फिर DGMS से परमिशन लेना होगा एक्सट्रैक्शन करने के लिए कि हमारा डेवलपमेंट का कार्य पूरी हो चुकी है, अब हम लोग डिप्लेयरिंग मेथड में आ रहे हैं, तो हमें परमिशन दीजिए DGMS। अब DGMS में बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में कभी कभी RIM लिखा गया है और कभी कभी CIM लिखा जाता है। अगर DGMS ऑप्शन नहीं रहे तो ऐसे केस में RIM डाल देता है और CIM डाल देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि हमारा रेगुलेशन कहता है कि लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन या फिर पिलर का एक्सट्रैक्शन अगर हम लोग करते हैं तो
आ जाइए रिम्स यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से हम लोग परमिशन लेना पड़ता है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है। बट अगर रिम्स भी ना रहे तो ऑप्शन में रिम्स ना रहे CIM, तो आपको बस CIM ही लेके चलना होगा, और CIM ना रहे रिम्स रहे तो फिर आपको रिम्स में ही लेके चलना होगा। ये सब क्वेश्चन आपको मेंटलिटी टेस्ट करती है, आपकी एबिलिटी टेस्ट करती है कि आप उस कंडीशन में क्या करते हैं। है तो दोनों DGMS के ही पर्सन, बट एक रीजनल हो जाता है, एक चिप हो जाता है, यानी कि रीजनल एक सटीक एरिया के लिए होता है और चिप यानी कि पूरी एरिया के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ एक पॉइंट है, पहला पॉइंट, नो एक्सटेंशन ऑफ रिडक्शन ऑफ पिलर shall be commenced, conduct or carried out except with the previous permission in written of the regional inspector। आपको रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेके ही पिलर का एक्सट्रैक्शन करना है, एंड इन अकॉर्डेंस विथ सच कंडीशन ही स्पेसिफाई देयरिन, और उनके मुताबिक जो भी वो निशा निर्देश देंगे उसी को फॉलो अप करते हुए एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक, पहला पॉइंट रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक, अब बात आता है कि एक्सट्रैक्शन परमिशन तो मिल गया, बट क्या मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन में भी है, क्या मेथड होता है? तो डेफिनेटली मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन में भी आपको मेथड लगाना होता है। तो कोई भी पिलर को हम लोग अगर खाते हैं या फिर कोई भी पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें पहले स्प्लिटिंग गैलरी चलती है, फिर उसके बाद स्लाइसिंग चलती है। स्प्लिट मतलब किसी पदार्थ को या किसी चीज को खंडित करना, यानी कि उसे काटना, और स्लाइसिंग मतलब टुकड़े टुकड़े करना। हम लोग जब पोटैटो या खीरा या सलाद जो भी बनाते हैं तो स्लाइसिंग करते हैं ना, तो सेम इट इज यहाँ स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग मेथड यूज होता है। अब ये स्प्लिटिंग और स्लाइसिंग मेथड क्यों यूज होता है? भाई हम अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में प्रेशर है, लोड है, सब चीज देखते हुए, तो अगर ये अचानक हम जैसे तैसे ये मान लीजिए इतना हम इसको खा गए, यानी कि एक्सट्रैक्शन कर दिए, तो यहाँ का जो प्रेशर लग रहा था, यहाँ का जो लोड लग रहा था, ये एग्जैक्टली इतनी रैपिड स्पीड में ये लोड कहाँ पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। इस पे आ जाएगा तो हो सकता है ये कोलैप्स कर जाए या टूट जाए, या प्रेशर दबने के कारण ये, मतलब ये तो हार्डनेस उतनी कोयला की रहती नहीं है, तो हो सकता है प्रेशर से ये टूट जाए, तो फिर भाई यहाँ एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, प्लस एयर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस सेफ्टी कंडीशन को रखते हुए यहाँ पे पहले हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, यानी कि इस पिलर को दो भाग में बांट देते हैं। ठीक, दो भाग बांटने के बाद हम लोग स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। अब स्लाइसिंग मेथड क्या होता है कि आप उसको 6 खंडित में कर सकते हैं, 6 पीस में बांट सकते हैं, या फिर 4 पीस में बांट सकते हैं। हमारा जो माइंडसेट ट्रेनिंग पीरियड में वो खास ढोरी था, उसमें 4 खंडित 4 पीसेस में पिलर को बांटा गया था। तो जैसे ही स्लाइसिंग मेथड या स्प्लिटिंग मेथड यूज करते, तो अगर हम इस पिलर को बांटना होता है या काटना होता है, तो पहले हम लोग गोप के तरफ से रीप छोड़ते हैं। रीप क्या करता है? रीप सपोर्ट रहता है, और ये सब रीप की जो डायमेंशन रहती है वो अपने स्टाटा या फिर हर माइंस की अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग डायमेंशन रखी जाती है। तो हमारा जो खास डोरी का रीप की डायमेंशन थी वो 2 मीटर थी, 2 मीटर। ओके, यहां से यहाँ 2 मीटर आपको रीप छोड़ना है। ठीक, फिर यहाँ भी मिडिल पार्ट में भी आपको रीप छोड़ना है। ठीक, उसके बाद जो राइस की तरफ पिलर है, तो यहाँ आपको जो रीप छोड़ना होता है वो 3 मीटर का रीप छोड़ना होता है, 3.0 मीटर का रीप छोड़ना होता है। अब इसके बाद हम
पिलर को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हमने क्या किया, पिलर को खंडित किया, खंडित के बाद इसको 4 भागों में बांटा, 1 2 3 4, और ये जो 4 भागों में बांट रहे हैं इसमें भी डायमेंशन इसमें भी डायमेंशन होती है, जो कि ढोरी खास में 4.2 मीटर की डायमेंशन थी बीच वाली, ठीक है। यानी कि ये अगर आप टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट 15 मीटर की डायमेंशन आएगी। अगर 50 मीटर की डायमेंशन आएगी तो आप डीप निकाल लो कितनी डीप है और कहाँ पे ये लोकेशन आती है, ठीक है। तो ये अब हमारा डायमेंशन 4.2, ये भी 4.2, दिस वन भी 4.2, दिस वन 4.2। तो पहला जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे वो हम लोग इस पिलर को खाएंगे, यानी कि ये ठीक। देन आफ्टर ये फिर सपोर्ट लगाते हुए दिस वन, और अगर हमारा यहाँ लोड कैपेसिटी या फिर सब चीज नॉर्मल है तो फिर हम लोग रिब को खाते जाते हैं। तो ये होता है पिलर एक्सट्रैक्शन करने का मेथड, ओके। यानी कि स्प्लिटिंग गैलरीज एंड स्लैशिंग गैलरीज आप पढ़ेंगे 3rd ईयर में, या फिर अगर नहीं हो पाएगा तो मैं किसी दिन क्लास ले लूंगा। चलिए, तो अब भी ये सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लें। अब सेकेंड पॉइंट रेगुलेशन में क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सेप रेगुलेशन 1 शॉल बी accompanied by 2 copies of up-to-date plan of the area where pillar are proposed to reduce or extract, showing the proposed extent or extraction and reduction of pillar, the manner in which extraction or reduction to be carried out, the thickness and depth of the seam, the nature of the roof and rate of the direction of dip. Yes, तो सेकेंड पॉइंट कहता है अब हमारा कि अगर हम डिप्लेरिंग मेथड में आ रहे हैं और पिलर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें हमेशा 2 कॉपी प्लान अपडेट टू डेट रखना है, यानी कि प्लान अप टू डेट रखना है, वो भी 2 कॉपी। पहला कॉपी एक तो ऑफिस में डेफिनेटली रहेगा, और प्रत्येक ओवरमैन को 1 कॉपी मिलता ही है जब वो वर्किंग में अंडरग्राउंड में जाते हैं, तो वो भी अप टू डेट रखना है। और उस प्लान में मुख्यतः जो बातें रखनी है उस प्लान में, पहला बात रखनी है कि थिकनेस ऑफ सीम क्या है, थिकनेस ऑफ सीम क्या है, या फिर डेप्थ ऑफ सीम क्या है, ठीक। थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ सीम, ओके। 2 पॉइंट प्लान में रखनी है। उसके बाद नेचर ऑफ द रूफ, नेचर ऑफ द रूफ यानी कि आप RMR टेस्ट किए होंगे, या फिर रॉक मास रेटिंग जो होती है वो टेस्ट किए होंगे। नेचर क्या है, हार्ड है कि लूज है या फिर थिन है, ये सब RMR में आपको नेचर ऑफ द रूफ से मिल जाएगा। एंड द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डीप, यानी कि किस डायरेक्शन में है और कितनी डीप में है, ये आपको उस प्लान में मेंटेन करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं 3rd पॉइंट, जो ये होता है, मैंने स्प्लिटिंग यानी कि एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया। तो एक्सट्रैक्शन और 3rd पॉइंट में है, द एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शॉल बी कंडक्ट इन सच ए वे एज ए प्रिवेंट एज पॉसिबल टू एक्सटेंशन ऑफ कोलैप्स और subsidence of the gap over pillar which have not been extracted. The extraction or reduction of pillar shall be conducted in such a way where prevent, हाँ, तो आपको पिलर का एक्सट्रैक्शन यानी पिलर को इस तरह से खाना है जैसे कि वहाँ सब्सिडेंस ना हो, कोलैप्स ना हो और किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। ये चीज देखते हुए आपको पिलर को एक्सट्रैक्शन करना है। उसके बाद 4th पॉइंट में लिखा गया है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर द सेव रेगुलेशन, नो पिलर शॉल बी रिडक्ट or split in a such manner or reduce dimension resultant pillar below the required regulation 111 or by order there under the no pillars gallery heightness as to exit 3 meter, ओके। और जो आपको रेगुलेशन 111 में जो डाटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपको पिलर का एक्सट्रैक्शन करना है, उसी के अकॉर्डिंग पिलर का साइज भी रखना है। और
कहीं भी जो गैलरी की हाइट होगी वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, ये रेगुलेशन में हम लोग 111 में पढ़ चुके हैं। इसमें एक बात और कि अगर ये पिलर का एक्सट्रैक्शन हमने किया तो ये तो हमारा वैक्यूम हो गया, खाली वॉइड स्पेस हो गया, ये तो अब खाली हो गया। ठीक ना। अब ऊपर में हमारा अगर सरफेस स्ट्रक्चर है, ये सरफेस में अगर हमारा बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे? स्टोविंग मेथड, यानी कि बालू और पानी मिक्सर करके आपको भर देना है। और नहीं तो जंगल है या फिर यूजलेस जमीन है ऊपर में, तो उसमें हम लोग धंसने के लिए केविंग मेथड छोड़ देते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ स्टोविंग मेथड यूज कर रहे हैं, यानी कि बालू और पानी मिक्सचर भर के पाइपलाइन के थ्रू से ही बालू और मिक्सचर जाता है। अगर बालू और मिक्सचर को भरते हुए हम लोग यहाँ पे स्टोविंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ का जो पिलर का जो क्वांटिटीज है और कितने मात्रा में यहाँ का एक्सट्रैक्शन हुआ, वो डाटा क्वांटिटीज ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन प्लस कितनी मात्रा में यहाँ आप स्टोविंग मेथड से जो भी बालू या मटेरियल डाले हैं उसकी क्वांटिटीज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बालू को इंग्लिश में बोल रहे हैं यार, सैंडस्टोन। हाँ, क्वांटिटी ऑफ सैंडस्टोन एंड वाटर्स। तो ये मात्रा और ये मात्रा आप यहाँ कितना डाल रहे हैं, इसकी डाटा भी आपको रीजनल इंस्पेक्टर को भेजनी है। और कितने दिनों के अंदर भेजनी है? विदिन 10 डेज के अंदर भेजनी होगी। ये 10 डेज एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, डेफिनेटली विदिन 10 डेज के अंदर ये आपको डाटा भेजनी होती है रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, अब चलिए 5वां पॉइंट में, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर नो स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर हाइटनिंग ऑफ गैलरीज शैल बी इफेक्टेड फॉर ए डिस्टेंस ग्रेटर देन लेंथ ऑफ 2 पिलर्स अहेड ऑफ द पिलर्स बीइंग बी एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन। आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो किसी भी डेवलपमेंट के दरमियान में आप एक साथ 4 पिलर को नहीं काट सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 4 पिलर को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बट कंटिन्यू आप एक साथ 4 पिलर को नहीं काट सकते हैं। और पिलर की यानी कि कितनी ऑपरेशन कर सकते हैं आप एक टाइम में, पिलर का एक्सट्रैक्शन कितने मशीन लगा सकते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में 2 ही मशीन लगाएंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि बात रखी गई है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर नो स्प्लिटिंग और हाइटनिंग ऑफ द गैलरी इफेक्टेड इन द ग्रेटर देन द 2 पिलर्स अहेड एंड पिलर्स डोंट बी एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद प्रोवाइडेड द वेयर पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन बीइंग बी डिस्ट्रिक्ट इन सच स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर हाइटनिंग ऑफ द गैलरी रेस्ट्रिक्टेड इज मैक्सिमम 4 पिलर। शुरुआत में आपको 4 पिलर, उसके बाद आप 2 पिलर में भी काम, उसके बाद आपको 2 पिलर में काम करना होता है। ये पॉइंट थोड़ा मेरे को समझ में या फिर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कि कहता है इनिशियली तो आपको स्प्लिटिंग चलाना है, पहले 4 पिलर को खंडित करना है जो मैंने बताया, उसके बाद रिब भी रखना है आपको 2 मीटर, रिब भी रखना है 2 मीटर का, ठीक ना। उसके बाद ये कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर पिलर एक्सट्रैक्शन इज अबाउट बीइंग इन ए डिस्ट्रिक्ट सच स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर और द हाइटनिंग ऑफ गैलरीज शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 पिलर। जब हम एक्सट्रैक्शन और स्प्लिटिंग या रिडक्शन ऑफ पिलर्स करते हैं
तो गैलरी की जो हाइट होगी वो रेस्ट्रिक्टेड रखी गई है 4 पिलर्स। ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या इसका सेंटेंस है, इसको अच्छे से मेरे को रीड करना होगा, सर्कुलर देखना होगा, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट चलते हैं। द विड्थ ऑफ स्प्लिटिंग गैलरीज शॉल नॉट बी एग्जिट विद स्पेसिफाइड गैलरीज अंडर सेफ रेगुलेशन 4 ऑफ रेगुलेशन 111। मतलब कहता है जो विड्थ होगी गैलरीज की आपको वही रखना है, वही डाटा रखना है जो कि रेगुलेशन 111 के टेबल में दी गई है। उसमें क्या दी गई है कि डिप्थ कितना है और किस जगह आपको चौड़ाई रखनी है पिलर की, और कितना डिप में क्या साइज रखना है, ये सब रेगुलेशन 111 की जो टेबल हम लोग डिस्कशन किया उसमें दी गई है। वही पॉइंट इसमें कहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। द रीजनल स्पेक्ट्रम में भी ऑर्डर एंड return and stating the reason of their relax of restriction provisional subregulation 4 subregulation their relax provision subregulation 4 subregulation 5 in respect to specified and such extent and such condition। और कि कहीं भी जो रेगुलेशन 111 की जो बात रखी गई है, जो डाटा रखी गई है, अगर वो डाटा कहीं भी अगर इन द केस बाय नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली वो डाटा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित करना, और रीजनल इंस्पेक्टर जो दिशा निर्देश देंगे आपकी सहूलियत से जो होगा वो डाटा आप मेंटेन कर सकते हैं। बट सभी पिलर में नहीं, कुछ कुछ पिलर में जहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है द रीजनल इंस्पेक्टर में रिटर्न, हाँ ये हो गया। उसके बाद वेयर द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन टू रिमूव कोल्स और एज मच ऑफ कोल्स प्रैक्टिकेबल अलाउ टू रूफ टू केव। मैंने बताया था अगर सरफेस स्ट्रक्चर है ऊपर में तो आपको भर देना स्टोविंग मेथड। उसके बाद अगर ऐसे ही धंसने के लिए छोड़ देना, कोई यूजलेस ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, बंजर तो ज़मीन होगी नहीं बट फिर भी अगर बंजर ज़मीन है तो वहाँ आपको केविंग मेथड लगा सकते हैं, ये बता दिया गया। उसके बाद कहता था ऑपरेशन शॉल बी कंडक्टेड इन सच ए वे लीव्स ए स्मॉल एरिया, हाँ अनक्लोज रूफ ए पॉसिबल विद रिगार्ड टू फ्रॉम द एयर ब्लास्ट वेयर द पिलर सुटेबल मीन्स शॉल बी एडप्टेड बिंग बिग ऑफ एट ए इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ एक पॉइंट यहाँ बहुत अच्छी बात रखी गई है कि आप पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, पिलर ऑफ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इतनी एरिया में ही आप वॉइड स्पेस बनाएंगे, इतने ही एरिया में आप वॉइड स्पेस बनाएंगे, खाली जगह बनाएंगे कि अगर ये सब्सिडेंस हो गया और धंसने के लिए अगर हम छोड़ रहे हैं तो इसमें एयर ब्लास्ट का चांसेस ना हो, एयर ब्लास्ट का चांसेस ना हो, ये देखना है। तो ये अब धंसने के लिए छोड़ रहे हैं तो ये कैसे धंसेगा? ये धंसेगा आपको धीरे धीरे, यानी कि लटकते हुए धंसता है। ये यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे लटका, फिर ये स्टेज छोड़ के फिर ऐसे लटका, फिर ये अचानक इतना छोड़ देता है, यहाँ से इतना ज़्यादा हाइट नहीं रहता तो ये छोड़ देता। तो इस तरह का लटकते हुए आपको सब्सिडेंस करवाना है या होना है। इतने ही एरिया रखें कि ये एयर ब्लास्ट ना हो, लटकते हुए गिरे। ओके, इसके बाद 9वां पॉइंट कहता है वेयर द वॉइड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन आर स्टोर्ड विद सेट where the void form as the result of extraction are stored with the sand or other materials, owner agent or manager shall be 10 days of the every month submit a regional inspector statement giving the quantities of coal and quantity of sand materials। मैंने बताया था कि जब भी हम लोग यहाँ पाइपलाइन के थ्रू से या फिर भरते हैं तो इसकी क्वांटिटीज क्या है, सैंडस्टोन की क्वांटिटीज प्लस ये जो आप कोयला एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कितना एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटीज आपको पर मंथ में 10 दिन पहले आपको भेज देना होता है किसको, रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। ऑलमोस्ट हमने रेगुलेशन 112 कंप्लीट कर लिया।
नोवल गैलरी इंफॉर्मेशन 14 दिन पहले लिंक हो जाती है, बिफोर 10 डेज पेंडिंग। ठीक, ओके। तो ये हमारा रेगुलेशन 112 कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा कुछ इसमें डाटा था नहीं। जो रेगुलेशन 111 का जो चार्ट बना हुआ है, पिलर ऑफ साइज जो रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्शन करने के पहले डीजीएमएस से परमिशन, रीजनल इंस्पेक्टर है तो उसमें आप बात रखी गई यहाँ रीजनल इंस्पेक्टर की। तो ऑप्शन में रीजनल इंस्पेक्टर है तो रीजनल इंस्पेक्टर, और चीफ इंस्पेक्टर है तो चीफ इंस्पेक्टर पे आप टिक करके आएंगे। उसके बाद पिलर की सेफ्टी को देखते हुए आपको इतनी ही साइज कोलैप्स करने के लिए या फिर सब्सिडेंस करवाने के लिए रखनी है, ताकि जितना कि एयर ब्लास्ट ना हो। उसके बाद हम लोग ने पिलर को एक्सट्रैक्शन करने के बाद जितनी मात्रा में आपको, अगर स्टोविंग मेथड कर रहे हैं तो क्या मात्रा में आप इसमें स्टोविंग की जो मटेरियल्स है यानी कि सैंड स्टोन है वो कितने डाल रहे हैं, ये इसकी डाटा, और क्वांटिटीज ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन उसकी डाटा प्रत्येक मंथ में 10 दिन पहले यानी कि 1 से 10 तारीख तक के बीच में आपको रीजनल इंस्पेक्टर को डाटा भेज देनी होती है। इसके बाद और लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन ये सब तो आपको सर्कुलर में मिलेगा ही। इसके बाद और कुछ पॉइंट रहा नहीं बताने लायक, तो रेगुलेशन 112 की यहाँ समाप्त होती है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस रेगुलेशन 113। हो सकता है कि आप हमसे भी अच्छे नॉलेज होगा या फिर हमसे भी कम नॉलेज हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ। बस अपने रिवीजन के साथ साथ आप लोगों की भी रिवीजन करवा रहा हूँ। एंड मैं तो टीचर हूँ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग से ही आप सबसे डिस्कशन किया है कि मैं टीचर हूँ नहीं। जिस तरह आप प्रिपरेशन कर रहे हो मैं भी कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गलती हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। अगर इन द केस कहीं भी गलती हो तो आप प्लीज़ डाटा या फिर डाटा में गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट में जो डाटा है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी भी उसमें सुधार हो जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। थैंक यू।